नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान जो होना था कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, अभी तक जब नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट भी बहुत आखिरी मोड़ पर आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा में अपने कैंडिडेट का नाम तक तय नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी अलायंस के साथ इस गठबंधन को करके इस सीट को बीएपी के साथ अलायंस करना चाहती है और स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय वर्कर, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों है और कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में कैंडिडेट जो है बांसवाड़ा में, वो कितना, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कितना कमाल कर पाएंगे, बाप का कितना असर होगा, कांग्रेस पार्टी कौन से स्टैंड कहां पर खड़ी नजर आएगी इस चुनाव में, जहां खड़ी है उसके बाद अपने कैंडिडेट को सामने लाने के बाद कौन सी स्थिति में आएगी। ये तमाम सवाल जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। बांसवाड़ा में इस बार लोकसभा सांसद बनने का मौका किसको मिलेगा, जनता किसे अपना समर्थन देगी, अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, रमेश पांड्या जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं, मृदुल पुरोहित जी भी बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं और दीपक श्रीमाल वरिष्ठ पत्रकार बांसवाड़ा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपक जी मुझे नजर आ रहे थे और मृदुल जी भी जुड़ चुके थे, लेकिन जब तक वो दोनों जुड़े, भीमराज जी आपके यहाँ पर कहाँ पेच फंसा हुआ है? आज तारीख 27 है और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मालूम नहीं है। देखिए मीना जी, 1 या 2 दिन के अंदर आपको कैंडिडेट भी मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा। जो कुछ परेशानियां होती हैं जो फाइनल करने के अंदर, गठबंधन के अंदर, जो इंडिया गठबंधन है, तो अलायंस के अंदर कुछ इश्यू है तो वो स्थानीय नेताओं पे और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं बैठ के उसको सुलटा लिया जाएगा और फाइनल कैंडिडेट का नाम पत्रकारों और सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करा दिया जाएगा। इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं होगी। ये तो आप कोई नई बात नहीं बता रहे भीमराज जी। मेरा सवाल ये था कि प्रॉब्लम कहाँ है? क्या वाकई में अलायंस के साथ आप नाम लाना चाहते हैं, आप गठबंधन का नाम लाना चाहते हैं और स्थानीय वर्कर ऐसा नहीं चाहता? ये सच्चाई है? मैं स्थानीय वर्कर की, जहां तक मैं आपको बताता हूँ, स्थानीय वर्कर से बातचीत हो गई है, खाली सहमति हो गई है कि जैसा सीनियर मैनेजमेंट करेगा वैसा हम उसके ऊपर अमल कायम करेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। तो कुछ एक इश्यू थे जो सोल्व हो गए। जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि साफ है, कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं जा रही है और स्थानीय वर्कर बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैदान में जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपका कैंडिडेट आएगा, आपका नहीं आएगा। वो जो भी होगा उसका फाइनल आपको बता दिया ना, जो भी होगा उसका आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी, ये तो आप तीसरी बार बोल रहे हैं। मेरा तो सवाल ये तो मैं करता, आपने ये बोला कि कांग्रेस ने ले, कांग्रेस बिल्कुल, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है। यदि इंडिया गठबंधन में आएगा तो भी कांग्रेस है, कांग्रेस में आएगा तो भी कांग्रेस आएगा। और स्थानीय बांसवाड़ा के कांग्रेस के नेताओं की चिंता है कि कांग्रेस जिनसे लड़ती रही है अब तक, अगर वही कांग्रेस के साथ आ गए तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बांसवाड़ा में। आधा काम तो बीजेपी ने पहले ही कर दिया। शैलेश कौशिक जी, आपकी क्या स्थिति है? अगर अलायंस इंडिया का गठबंधन का कैंडिडेट आता है तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की और पार्टी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? हाँ, मैंने ले लिया। देखिए मीना जी, हमारी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गठबंधन का प्रत्याशी आए या अलग आए। जिस तरीके से 2014 में और जिस तरीके से 2019 में हमने दोनों बार बांसवाड़ा सीट पर एक अच्छी जीत हासिल की है और अब मालवीय जी के आने के बाद और भी अच्छा जीत के साथ हम इस सीट को जीतेंगे। हम राजस्थान की 25 सीट जीत रहे हैं। आज स्थिति कांग्रेस की है कि वो अपने सहयोगी दलों के लिए देख रही है। कम्युनिस्टों की तरफ देखी सीकर सीट के लिए, हनुमान बेनीवाल की तरफ देखा नागौर सीट के लिए, और अब बाप की तरफ देख रहे हैं बांसवाड़ा सीट के लिए। आज स्थिति यह है कि इनके पास कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो छोड़ के जा ही जा रहे हैं, नेता टिकट लौटा रहे हैं। जयपुर का टिकट लौटा दिया और मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जस्ट 2-3 मिनट पहले की, शायद राजसमंद के प्रत्याशी ने भी इनका टिकट लौटा दिया है।
सुदर्शन रावत ने। अभी जानकारी हो नहीं हो इनको, अभी मैं देख रहा था राजसमंद के प्रत्याशी ने भी लेटर लिखकर इनके अध्यक्ष को टिकट लौटा दिया। तो इनके पास तो स्थिति है कि टिकट ही लेने के बाद लोग लौटा रहे हैं। तो जो भगदड़ है ना, वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एमएलए, एमपी नहीं, प्रत्याशियों में भी हो चुकी है। तो अब तो इनको तो दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनका धरातल खिसक चुका है राजस्थान से। अब स्थिति है कि कांग्रेस नाम की चीज धीरे धीरे 2014, 2019 तो इनका ग्राफ डाउन होता जा रहा है। जी जी, तो आपके हिसाब से आपके लिए रास्ते बांसवाड़ा के आसान है, और बांसवाड़ा से लोकसभा में आपके कैंडिडेट के भी रास्ते आसान है बीजेपी की माने तो। मृदुल पुरोहित जी, जमीन पर आप वहां पर जो स्थिति देख रहे हैं, मृदुल जी, अगर कांग्रेस और बाप का अलायंस हो जाता है तो महेंद्र जी सिंह मालवीय की राहें उतनी ही आसान होंगी जितनी शैलेश कौशिक जी को लगती है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण यही है कि देखिए, टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही बढ़त ले ली है, लेकिन अगर बीएपी और कांग्रेस के बीच में, अब हालांकि अभी तक भी स्थिति साफ नहीं है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यह गठबंधन का प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में होगा, और अगर ऐसा होता है गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव मैदान में होने से इनको, मालवीय जी को, जैसा कि शैलेश जी बता रहे हैं कि हमारी राह आसान होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहां एक और डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वर्तमान विधायक और सांसद का चुनाव लड़ रहे राजकुमार रोत, उनका अपना प्रभुत्व है। हालांकि शैलेश जी के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि मालवीय जी के आने से हमारा ये सीट जो है बांसवाड़ा सीट, वो एकदम हम जीत पक्का मान के चल रहे हैं, लेकिन स्थिति कांटे की रहेगी। इसका कारण यही है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 7,20,000 वोट मिले थे, और तत्समय भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में, नई पार्टी के रूप में प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में था, उसने 2.5 लाख वोट लिए थे। और पिछले 4 सालों में बीटीपी के बदलने के बाद जब बीएपी अस्तित्व में आई है, तब उसके बाद से लेकर अभी जो 4 साल के जो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम, जो सीटों की संख्या, वोटों की संख्या जो सामने आई, उसमें 2,50,000 के आसपास का मार्जिन बढ़ा है। यानी कुल मिलाकर करीबन ये 4.25 लाख वोटों तक पहुंच चुके हैं पिछले 4 सालों में। ऐसे में मालवीय को अगर जीत हासिल करनी है तो कम से कम 8 लाख, 8.5 लाख वोट प्राप्त करने होंगे, और अभी बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 21,85,000 के आसपास वोटर हैं, जो 8 फरवरी को जो मतदाता पुनरीक्षण सूची के बाद जो फिगर आया था, जो 8 विधानसभा क्षेत्रों का, वो 21,85,000 के आसपास था। और अगर 75% अगर मतदान भी माने तो ये 16 लाख के आसपास का जो मार्जिन रहेगा, वोटों परसेंटेज रहेगा। ऐसे में 8 लाख के आसपास, 7.5-8 लाख के आसपास वोट लाने पर ही डिसीजन होगा कि मालवीय जी की राह आसान है या नहीं। जी, तो ऐसे में एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हैं कि अलायंस के साथ जाते हैं तो कैसे जाएं, वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें बीजेपी की भी कम नहीं है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला बांसवाड़ा में भी होने वाला है। 25 की 25 हैट्रिक बनाने की जो तैयारी है राजीव तिवारी जी, उस हैट्रिक बनाने की तैयारी में कई सारी अड़चने हैं, कई सारी पगडंडियां परेशानी वाली हैं, जो उस मंजिल तक पहुंचने में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। और बांसवाड़ा में भी बीजेपी के लिए ये चुनौती तैयार करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा इंडिया अलायंस के जरिए जो कोशिश साधने की कोशिश है, उसमें आप कितनी सफलता कांग्रेस अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए देखते हैं राजीव तिवारी जी? देखिए, सारी जो परेशानियां है ना जीतने के लिए, वो सारी बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि सीट उनको बचानी है। जो डिफेंडिंग, मतलब अपनी सीट डिफेंड करने के लिए लड़ता है, उसी को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के लिए क्या है, कांग्रेस पहले भी हारी थी, इस बार भी हार गई तो कुछ नहीं, लेकिन जो बीएपी के साथ अगर उसका अलायंस होता है, जो कि हो चुका है, कांग्रेस वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, वो बीएपी के जो राजकुमार रोत हैं उन्हीं को ही समर्थन देगी। तो इसलिए मालवीय जी के लिए, और वहां की जनता को एक ये भी है कि मालवीय जी अवसरवादी हो गए,
कि वो अब उनको जब विधायक से कांग्रेस से जीते हैं और उसके बाद उनको लगा कि मैं अब आगे यहाँ तो सरकार मिली नहीं, उनको मंत्री पद पाना है, तो उन्होंने देखा कि मैं एमपी का चुनाव भाजपा से लड़ता हूँ और मैं अगर जीत जाता हूँ, अच्छे मार्जिन से जीतता हूँ, तो ये रहेगा कि भाई मैं कांग्रेस से भी आया, अपनी पार्टी छोड़ के आया, यहाँ आपको जीत भी दिलाई, जो आदिवासी पार्टी का प्रभुत्व बढ़ रहा था उसको भी मैंने कम किया, तब मुझे मंत्री पद दीजिए। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो जनता इस बात को भी समझती है कि ये मालवीय जी यहाँ क्यों आए। तो मालवीय जी के लिए मुश्किल ऐसा नहीं है कि बहुत इजी विन रहेगी, यहाँ पे उनको कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा यदि कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, और जो 99%, 99.9% यही संभावना है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो जो कांग्रेस के वोट है, और अभी जो मृदुल जी कह रहे थे कि 5-5.5 लाख वोटों का आधार बीजेपी ने भी वहां पे बना दिया है, तो ये सारी चीजें मिलकर जरूरी नहीं है कि मालवीय जी बहुत बड़े अंतर से जीते, बहुत क्लोज फाइट रहेगी वहां। क्लोज फाइट रहेगी अगर, तो ऐसे में बीजेपी का जो वोटर है वो भी जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आने से बीजेपी के भीतर भी कार्यकर्ता की अपनी नाराजगी है, वो भी डिवाइड होगा। कांग्रेस का ही सिर्फ डिवाइड नहीं होगा, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के प्रति नाराजगी कांग्रेस पार्टी में से निकलकर जाने से कांग्रेस का वर्कर और आम आदमी का रिएक्शन राजीव तिवारी जी जैसे बता रहे हैं, तो बीजेपी का भी वोट बैंक टूटेगा श्याम सुंदर शर्मा जी। यानी बीजेपी का जो वोटर है वो भी बाप के साथ जा सकता है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नहीं देना है वोट। देखिएगा अभी परिस्थितियां किस तरह की सामने आएगी, क्योंकि अभी तक देखिए आरएसएस का वोटर्स है तो मोदी जी को वोट डालेगा, ना कि महेंद्रजीत मालवीय को वोट डालेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि कम वोट टूटने के आसार होंगे। हाँ, कुछ नाराजगी निश्चित तौर पर होगी, जिस प्रकार से चुनाव में जो कुछ होती है थोड़ी बहुत, वो निश्चित रूप से देखेगी, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, वहां ट्राइबल पार्टी का उम्मीदवार है। ट्राइबल पार्टी एक अलग तरह की स्थितियां पैदा करती है, अलग तरह का माहौल है, उसके प्रति समर्पण भाव हो ही नहीं सकता, ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। क्योंकि आपने देखा था कि जब जिला प्रमुख के चुनाव हुए थे, कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने रोकने का प्रयास किया था और दोनों ने ट्राइबल पार्टी का जिला प्रमुख नहीं बनने दिया। तो देखिए वो परिस्थितियां किस तरह की है। आप देखिएगा अभी तक तो उम्मीदवार कौन आएगा, अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि राजकुमार रोत आता है या कोई और कौन आता है अभी, या कांग्रेस अपने व्यक्ति को आदिवासी के रूप में खड़ा करके वो भी ला सकती है, नहीं ला सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, परिस्थितियां विकट है। देखिए कांग्रेस ने कोशिश करी है कि गठबंधन करके राजस्थान में भी ये जताने का प्रयास कर दिया अशोक गहलोत ने कि मैं चाहता हूं तो राजस्थान में भी गठबंधन हो सकता है, चाहे विरोध करे सचिन पायलट, चाहे विरोध करे हरीश चौधरी, चाहे और कोई विरोध करे, उसके बावजूद भी मैंने तो मेरा धर्म निभाया। और मैं क्योंकि कन्वीनर, मैं उस कमेटी का मेंबर था और देखिए चेयरमैन भी हमने जिसको जिता के भेजा वो है, तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा हक बनता है, इसलिए हमने जो चाहा वो कर लिया। और अब देखिए मौजूदा स्थिति में निश्चित तौर पर सचिन पायलट को भी मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि युवाओं को दिला लो जो कुछ दिलाना है, क्योंकि मैं तो मेरे जो धर्म था मैंने पूरा कर लिया और मैं जिसके समर्थन में जाऊंगा, जाके आऊंगा, अपने बेटे को जिताने का प्रयास करूंगा। राजनीति में बड़ी अलग तरह की राजस्थान की राजनीति हो गई है, इसलिए निश्चित तौर पर अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जो कि देखिए जोशी जी, हरदेव जोशी की कर्म भूमि रही और वहां से लगातार लंबे समय तक वो जीत के आए। भवानी भाई जीते थे बीच में, लेकिन उसके बाद महेंद्रजीत मालवीय जिस प्रकार से परिवार ने कब्जा करने का प्रयास किया पूरी तरह से, उनकी पत्नी जिला प्रमुख, आप देखिएगा कि बागीडोरा से अब उनकी पत्नी खड़ी होगी या उनका बेटा खड़ा होगा, तो अभी कुछ तय नहीं है। तो इसलिए निश्चित तौर पर अभी देखिएगा, अगर बीजेपी में उनकी पत्नी या बेटे को टिकट मिल जाता है तो फिर विरोध ज्यादा तेज हो जाएगा। इसलिए भाजपा भी किस तरह की स्थितियां में किस तरह का स्थिति आएगी, अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक तो देखिएगा ट्राइबल पार्टी की तरफ सहमति लास्ट में बनाएंगे, अभी तक तो कहेंगे हमारी बातचीत चल रही है, ये हो रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी चाहती है कि तत्काल कोई घोषित नहीं हो जाए नाम, जिससे कि हमारी पार्टी में भी कुछ स्थितियां खराब होगी। कांग्रेस बीजेपी की भी देखिएगा, बीजेपी ने तो मजबूरी में, ठीक है, उनका तो कोई आदमी था ही नहीं वहां पर,
कांग्रेस के ही जीत के ज्यादा लोग आए थे और ट्राइबल पार्टी के जीते थे, वहां बीजेपी का तो बहुत कम अस्तित्व था। इसलिए बीजेपी ने अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए मजबूरी में महेंद्रजीत मालवीय को साधने का प्रयास किया। अब वो दिखेगा वो उसका परिणाम, अगर वो कहते हैं कि हमारी हारी हुई सीट अगर जीत जाते हैं वहां पर, जो कि अगर वो कांग्रेस जीत जाती तो इनके लिए स्थिति खराब करती थी, इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी खुद को जिताने के बजाय अपने व्यक्ति के खिलाफ ट्राइबल पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कराने की जो सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वाकई में राजस्थान में, नागौर में, सीकर में, बांसवाड़ा में ऐसी स्थिति हो चुकी है। वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास इन इलाकों में कैंडिडेट जिताऊ नहीं था। वाकई में कॉम्प्रोमाइज करना इंडिया अलायंस के लिए जरूरी था, या अशोक गहलोत ने कुछ अपने राजनीतिक समीकरणों को ठीक करने के लिए इस प्रयास को किया है? मृदुल पुरोहित जी, संदेश क्या है वहां पर बांसवाड़ा में? अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें आती हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, और बांसवाड़ा जिले में इस बार इन्होंने 4 सीटें, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, घाटोल और बागीदोरा को जीता कांग्रेस ने, और गढ़ी की सीट भाजपा के खाते में आई। डूंगरपुर जिले की 3 में से 1 कांग्रेस को मिली। कुल मिलाकर 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। विधानसभा चुनाव के परिणाम से ऐसा प्रतीत भी हुआ कि इस क्षेत्र में कांग्रेस वापस, जो क्योंकि लोकसभा चुनाव जो आजादी के बाद से हुए उसमें अब तक 12 बार कांग्रेस का सांसद बना है, ऐसे में ऐसा प्रतीत जरूर हुआ कि कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया है, और 84 और आसपुर सीट चूंकि वो भारतीय आदिवासी पार्टी के रूप के पास गई, और भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर रही, 1 सीट पर रही बांसवाड़ा जिले में, और 1 सीट सागवाड़ा की मिली। तो उस समय तक तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कह सकते हैं कि बांसवाड़ा जिले में एक रिक्तता आई कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा बड़ा नेता अर्जुन सिंह बामनिया के अलावा नहीं था जो दोनों जिलों में जाना पहचाना चेहरा हो। फिर चुनाव में पैसा खर्च करना भी एक बड़ी बात थी कि खर्च करेगा कौन, क्योंकि 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में खर्च करने के बाद इस 8 सीटों को, पहले तो 1 सीट के लिए आदमी ने, प्रत्याशी ने खर्च किया है, अब 8 विधानसभा क्षेत्रों में उसको जाना है, तो संकट ये भी था। और जाना पहचाना जो चेहरा था वो अर्जुन सिंह बामनिया था, उसके अलावा कोई था नहीं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में जाने के बाद एक तरीके से माने जाए तो बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं है जो विधानसभा की उपचुनाव के लिए भी टिकट मांग सके। ये परिस्थिति अभी कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में जो कहा जा रहा है कि 4 लोगों ने बांसवाड़ा से लोकसभा के लिए टिकट मांगी थी, उन 4 लोगों में दम नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव निकाल सके जिन्होंने टिकट मांगी है? मृदुल पुरोहित जी, जिन्होंने टिकट मांगी थी उसमें एक अर्जुन, दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पहले से ही चाह रही थी कि हम गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ें। यहाँ की राजनीति में चूंकि पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का अपन कह सकते हैं कि उनका कब्जा रहा कांग्रेस पर, उनकी जैसा उन्होंने चाहा संगठन को वैसे भी चलाया, जिलाध्यक्ष भी उनके इशारे पर चलते रहे, जो बाद में प्रदेश महासचिव बने चांदमल जैन। उसके बाद पूर्व विधायक रमेश पंड्या को जिलाध्यक्ष बनाया, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी लड़े, पार्टी ने जीत भी हासिल की, लेकिन उनके रहते ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में चले गए। अब उसके बाद चूंकि पार्टी को अपने स्तर पर एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उन्होंने अपनाई। उसमें 4 नाम सामने आए थे, अर्जुन सिंह बामनिया, उनके बेटे उप जिला प्रमुख विकास बामनिया, और 2 छोटे और कुशलगढ़ क्षेत्र के कल सिंह गरासिया, और एक और कोई नाम है जिसको मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। 4 नाम थे जिन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि 2 प्रत्याशी एक ही परिवार के थे, जिसमें से एक बांसवाड़ा एमएलए बने थे और विकास बामनिया यूथ हैं, कांग्रेस के पास आज की तारीख में बड़ा चेहरा बांसवाड़ा में नहीं था इन दोनों के अलावा, अर्जुन सिंह बामनिया और विकास बामनिया के पास। लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा में जाने के बाद जो माहौल बनाया, कई लोग टूट कर कांग्रेस भाजपा में गए, और उसके बाद ये जो उन्होंने भाषणों में कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस से कोई लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है, कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहता है,
तो इन परिस्थितियों में एक बार कांग्रेस बैकफुट वाली स्थिति में भी रही, और जब वो बांसवाड़ा सीट के लिए गठबंधन की बात आई कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, उसके बाद एक बार कांग्रेस की बैठक में विरोध के स्वर भी हुए कि कांग्रेस गठबंधन नहीं करे। स्थानीय स्तर पर हुआ, ऐसा नहीं है स्थानीय मृदुल स्तर जी। पर मैं बता रहा हूँ, स्थानीय स्तर पर हुआ कि विरोध, स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ कि गठबंधन नहीं करना है, लेकिन आला कमान पर भी निर्णय छोड़ दिया गया, और आला कमान पर जब निर्णय छोड़ दिया गया तो जैसा सीकर और असम नागौर में हुआ है वही कि वही बांसवाड़ा में होना है। मृदुल जी, कांग्रेस के जो लोग विरोध कर रहे थे, जो टिकट मांग रहे थे, अलायंस के पास सीट जाने पर उनका रिएक्शन क्या होगा? एक बार फिर कहिए ना, एक बार फिर अगर ये बोलिए। सीट अलायंस के पास चली जाती है, जैसा कि अभी जी। दिख रहा है, लगभग साफ है, तो जी। उन कांग्रेस के लोगों का रिएक्शन क्या होगा जो टिकट के दावेदार थे? मैं बता रहा हूँ ना, जो बैठक में उन्होंने ऊपरी तौर पर जो विरोध किया और कहा कि हम जो आला कमान का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, इससे ही स्पष्ट है कि वो खुद चाह रहे हैं कि गठबंधन हो। और आपको ये भी बता दूं कि जैसी स्थिति बांसवाड़ा में जनता दल की बनी है, ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, जो मेरा राजनीतिक मेरी समझ है पिछले कुछ समय की जो भी है, जैसी स्थिति जनता दल की बनी, अगर लोकसभा चुनाव में अगर इनका गठबंधन होता है तो ये माना जाना चाहिए कि भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस को कुछ ओवरलैप करेगी। कांग्रेस को, मेरा जब व्यक्तिगत मानना तो यह है कि कांग्रेस को चाहे हार नसीब हो या जीत नसीब हो, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन नहीं करना चाहिए, उनको अपना अस्तित्व कायम, अपना वजूद बताना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में भी नगर निकायों के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है। उस स्थिति में कांग्रेस जब अगर बीजेपी से अगर गठबंधन करेगी तो आने वाले जो पंचायती राज और उसके चुनाव है, उस समय कांग्रेस के पास में कहने के लिए क्या बचेगा? जी, ये तो बड़ा ऐसे सवाल है। में साफ है, ऐसी स्थिति में राजीव तिवारी जी, ये साफ है, स्पष्ट है कि जनता के पास सिवाय मजबूरी में वोट देने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय से नाराजगी है कि वो सत्ता के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने पार्टी को मुश्किल समय में छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी उनके सामने विकल्प जो है उसमें ये है कि ठीक है, फिर आपको कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार नहीं रही है, अलायंस के कैंडिडेट को दे रही है। तो मतलब कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन कर चुकी है, वो यहाँ पर एक तरह से बैकफुट पर। देखिए, बैकफुट पर होने का, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन होता है तो उसमें आपको हर प्रदेश में उसी हिसाब से 2-4 सीटों पर आपको गठबंधन में सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर आप वहाँ पे कमज़ोर हैं, और जैसा कि अभी मृदुल जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास वहाँ लड़ने के उम्मीदवारों के पास पैसे नहीं है, ना पार्टी के पास पैसे हैं। खुद राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास 2 रुपए नहीं है, हमारे तो सारे पैसे जब्त कर लिए, और कांग्रेस ने वो अकाउंट फ्रीज कर दिए आईटी डिपार्टमेंट ने। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है, अब आप देखिए कि ऑफिशियली इसके अंदर 75 लाख रुपए तो हो ही चुके हैं। 75 लाख रुपए तो 8 विधानसभाओं में से 1 विधानसभा में ही खर्च हो जाएंगे। तो आज लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके पास, तब जाके आप सामान्य तौर पर चुनाव, उसमें भी वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पॉम्पेट शो करेंगे और ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य तरीके से लड़ेंगे तब भी 5 से 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब ये कांग्रेस के जो कैंडिडेट वहाँ पे, जैसे अर्जुन बामनिया और ये लोग जो डिमांड कर रहे थे, उनकी स्थिति वो खुद भी भीतर से जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनका जो विरोध था वो फौरी तौर पर है। और यही कारण है कि उन्होंने इसीलिए कह दिया कि भाई जो हमारा आलाकमान कहेगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और आलाकमान भी इस बात को जानता है कि हम अगर अकेले लड़ेंगे तो पिछली बार से बुरी स्थिति रहेगी, क्योंकि पिछली बार इनके साथ महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी थे, उनके भी वोट आए थे, और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी की कैलकुलेशन राजीव तिवारी जी एकदम साफ है, क्लियर है। रणनीतिक रूप से बीजेपी यहाँ पर पहले ही बढ़त बना चुकी है, इस तरह से देखा जाए। सिर्फ नाम घोषित करने पर, देखिए, सिर्फ नाम घोषित करने पर बढ़त बना चुकी है। अब अगर ये अलायंस लास्ट मोमेंट तक भी जाकर होगा, जो कि होना ही है, होगा,
मतलब हम उसमें संभावनाएं नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल भी होगा। कांग्रेस के पास कोई बिल्कुल तय विकल्प हो नहीं चुका बचा है। है। हाँ, कोई विकल्प नहीं बचा है कांग्रेस के पास। तो फिर अगर होता है तो मालवीय जी को इस बार मुकाबला कड़ा रहेगा। जीत हार क्या होगी ये तो जनता जानती है, लेकिन मुकाबला काफी कड़ा होगा। जी, तो भीमराव जी, ये जो कड़ी चुनौती आप दे सकते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, जैसा कि विशेषज्ञों को भी लगता है, वरिष्ठों को भी लगता है, और वहां की गणित भी बता रही है, मृदुल जी वहां पर ग्राउंड पे रहकर महसूस भी कर पा रहे हैं, तो आपकी पार्टी ये अलायंस का कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद आपकी पार्टी का जो भी कैंडिडेचर के नाम पर 4-5 नाम जितने सामने आए थे, और पार्टी का जो मजबूत जितना भी कार्यकर्ता है, उसे कैसे चैनलाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसे कैसे एकजुट करेंगे, इसको लेकर भी कोई रणनीति है? बिल्कुल रणनीति है। पार्टी की एक कमेटी बनी होती है हमारे, जो कई बार बागी होते हैं, जिनको मनाने का, जिनसे बात करने का कोई उनकी डिमांड है, तो उसके बारे में बात की जाती है। ये आमतौर पर सब पार्टियों के अंदर होता है। कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारा बागी हमारे चुनाव लड़े, कोई नाराज हो, ताकि सब मिलजुल के एक साथ चुनाव लड़े और पार्टी की जीत हासिल हो। इसी के साथ हम हमारी पूरी तैयारी के साथ इसके अंदर हमारा रणनीतिक जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं। और जस्ट आपको 1-2 दिन के मालवीय है जो आपकी पार्टी के वर्कर को भी तोड़ेंगे और पैसा भी लगाएंगे, उससे कैसे मुकाबला करेंगे? मीना जी, युद्ध और चुनाव में सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, और इसके अंदर हम हमारी रणनीति से चुनाव लड़ेंगे, सामने वाले अपने रणनीति से चुनाव लड़ेंगे। हम हमारी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल विश्वास दिलाता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से कांग्रेस या कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन करेगी वो जीत के निकलेगा, और 4 तारीख को इसी चैनल पे अपने बात कर लेंगे। जी, मृदुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, उससे पहले शैलेश जी और श्याम सुंदर जी के पास जाती हूँ। शैलेश जी, ये तो आपको भी समझ में आता है क्योंकि आप उस पार्टी से हैं जहां पर दिन रात सिर्फ चुनावी गणित और समीकरण साधे जाते हैं। ब्लॉक स्तर पर पन्ना प्रमुख आपके जितने जबरदस्त आप लोगों की आक्रामक तैयारी है, उसमें ये आकलन आप लोगों ने भी किया होगा कि भाई मालवीय जी के साथ कितना बड़ा वोट बैंक आप ला पाएंगे। जिस तरह से बाप का वहां पर असर है, इस चुनाव में भी हमने देखा है, विधानसभा में भी, और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति विधानसभा में कांग्रेस के वर्कर ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन किया है, जिस तरह से वोट बैंक अपने साथ लिया है, 5 विधानसभा की सीट भी ली है, कम नहीं ली है, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सिर्फ आ जाने से आपकी जीत तो नहीं दिख रही है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं। देखिए, आप आंकड़ों को देखिए, जिस तरीके से आंकड़ों पर चर्चा हो रही है लगभग पिछले आधा घंटे से। 2014 में हम लगभग 91,000 वोटों से जीते थे, और 2019 में हमारी जीत हुई 3 लाख की, 3 लाख से ज्यादा की, 5,000, 3 लाख 5,000 के आसपास। लगभग 2 लाख वोट, 2,10,000 वोट हमने प्लस किए हैं 5 सालों के चुनाव में। और 2014 में राजस्थान में हमारा वोटिंग शेयर था 55% और 2019 में था 58%, 3% के आसपास हमने शेयर किया है। और इन दोनों चुनावों में 25% का डिफरेंस रहा है हमारे और कांग्रेस में, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में। तो हर चुनाव की एक भूमिका अलग होती है, हर चुनाव का एक दृष्टिकोण अलग होता है। मतदाता भी बड़े चुनाव में बड़ा दृष्टिकोण रखता है। जब हम 2 चुनावों को लगातार जीत रहे हैं और मार्जिन में भी तिगने से जीत रहे हैं, तो मालवीय जी के आने के बाद तो उनका जो कोर वोटर है वो भी हमारे साथ जुड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछली बार जो 3,05,000 की जीत थी उससे बड़ी जीत होगी, क्योंकि हमारे पास हमारा वोट बैंक है, हमारे पास हमारा कैडर है जो हमारे केवल एक कमल के फूल को देखता है। हमारे पास प्रत्याशी हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, मोदी जी का नेतृत्व कमल का फूल इसको देखता है। और यही कारण है कि हमारी जीत का शेयर भी बढ़ता है और परसेंटेज भी बढ़ता है। लगातार 2 बार से हम हैट्रिक बना रहे हैं और बांसवाड़ा की जीत के साथ साथ फिर हैट्रिक बनाएंगे। जी, लेकिन आपने मृदुल जी को सुना होगा, और सवाल ये भी है कि मालवीय जी से जो लोग नाराज होंगे आपकी कांग्रेस पार्टी में, और उनके आने से आपके यहाँ जो नाराज होंगे, उसका कैसे आप फॉर्मूला निकालेंगे उनकी नाराजगी को दूर करने का? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ कैडर है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व ने हमको प्रत्याशी दिया है हम उसको मानते हैं और अपने चुनाव के कमल के फूल को मानते हैं। हमको ये थोड़ी देखते हैं किससे गठबंधन हो रहा है, किससे नहीं हो रहा। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है। तो ऐसे में हमारा जो कार्यकर्ता है उसको नाराजगी इस बात की नहीं है। हमारे यहाँ तो जो प्रत्याशी आ गया हम उसके साथ लग गए। हम कभी इस तरीके से नहीं होते कि प्रत्याशी कौन आया, जो आ गया उसके साथ लग गए। हमारे यहाँ कभी इस तरीके की दबाव की राजनीति नहीं होती, इस तरीके की राजनीति हमारे नहीं होती।
और देखिए आप कई छोटे मोटे कुछ विषय हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से सबको बैलेंस किया है। ऐसी कोई राजनीति में कोई स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। आप देखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि पहले 91,000 से, उसके बाद 3 लाख से, और इस बार उससे बड़ी जीतेंगे बांसवाड़ा की सीट पर। जी श्याम जी, अपने कैंडिडेट को छोड़कर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को लाकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जो सपना बीजेपी देख रही है, इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए वहां पर एक कांग्रेस और बाप का जो अलायंस होगा, और उसके बाद कौन सा परसेंटेज बढ़ाएंगे बीजेपी वाले, मतलब किसको साथ लाएंगे वहां पर? आदिवासियों को लाएंगे, बीजेपी के वर्कर को लाएंगे, आरएसएस कहाँ मेहनत करेगी? मतलब कैसे इस पूरे 8 लाख से ऊपर का जो गणित बता रहे हैं मृदुल जी, उस तक बीजेपी पहुंचेगी? तो देखिएगा, अब मैं शैलेश जी को सुन रहा था कि हम तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं। कैडर तो खत्म हो गया। मालवीय जी को लेने के बाद आपका कैडर रहा क्या? आप किस व्यक्ति को वोट दिलाने जा रहे हो? पता है ना आपको किस तरह की स्थितियां करता था वो राहुल गांधी जब आए थे मानगढ़ में, किस तरह की भाषा का उपयोग आपकी पार्टी के प्रति हो रहा था। और आप कह रहे हो कि हमारा तो पार्टी का कैंडिडेट मायने रखता है। आरएसएस कभी भी इसको बर्दाश्त करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि पार्टी में 2 तरह की स्थितियां पैदा हो गई, आरएसएस का व्यक्ति और कॉर्पोरेट वाला व्यक्ति। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति को आप लेके आए हो, आप इसलिए लेके आए हो कि आपकी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, आप पिछड़े थे, आप केवल 1 सीट जीत पाए थे वहां पर। आप किसका वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हो? कांग्रेस के सारे अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही है। आप अपना परसेंटेज, अभी तो 20% वोट बढ़ाना है, जब जाकर के आप मुकाबले में आके जीत पाने की स्थिति में आओगे। अभी तो वो स्थिति वो है ही नहीं। अभी तो आप जो बार बार कह रहे हो कि हम तो केवल कैंडिडेट को देखते हैं, कैंडिडेट को देखने से काम नहीं चला कर। कैंडिडेट को देखोगे तो फिर भ्रष्टाचार के रूप में डूबा हुआ कैंडिडेट है ये। और देखिएगा, अशोक गहलोत ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था भंवरलाल शर्मा के साथ। बातचीत अगर नहीं सुनी होगी आपने तो मैं कहूँ तो और बता दूं किस तरह की बातचीत हुई थी। तो आप किस तरह के कहना चाहते हो कि हमारा कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर दिया, हम तो उसके अंदर भगवान रूप मान करके हम तो उसको जिताएंगे? नहीं। देखिए, बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं होगी, नहीं दोगे आप। वोट पे जाकर के कहोगे कि यार ये तो गड़बड़ हुई है, ये व्यक्ति तो कल तक हमारी पार्टी को किस प्रकार का व्यवहार रखता था, किस प्रकार का क्या कहता था, और हम इसके पक्ष में कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी स्थितियां। ये बात सही कि क्योंकि मजबूरी इनकी इसलिए कि क्योंकि वहां है ही नहीं इनके लोग। जिस तरह से पहले चुनाव जीता था और उसके बाद क्या स्थिति बनी थी, अभी कौशिक जी को पता है। उसके बाद भी अगर कौशिक जी कह रहे हैं कि हम तो बड़े मार्जिन के साथ, क्योंकि मोदी जी जीतेंगे, बाकी तो कोई हारेगा, तो कोई कौन हारेगा? पता नहीं कौन हारेगा। इसका मतलब ये है कि देखिएगा, जिस तरह से ट्राइबल पार्टी, अब ट्राइबल पार्टी की स्थिति ऐसी है कि ट्राइबल पार्टी को अगर कांग्रेस लेकर के जिताना चाहती, भीमराज जी भी कह रहे थे, भीमराज जी की पार्टी की थोड़ी चलेगी वहां पर। वो तो ट्राइबल पार्टी के साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। वो जैसे कहेंगे वो कांग्रेस उसमें पक्ष में जाने पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आने वाला जो बदलाव वाला समय होगा, जो कांग्रेस को कमजोर करने वाला स्थिति वाला होगा, आप देखिएगा कि मैं कहता हूँ 48 सीटें ऐसी होगी विधानसभा की जहां कांग्रेस पिछड़ जाएगी। जो 6 लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह की स्थितियां बन रही है, जो 3 समझौते में गई है, 3 उधर चली गई, तो ऐसी स्थिति में अभी तो देखिएगा राजसमंद वाले तो टिकट वापस दे करके कहा मैं तो चुनाव लड़ने का इच्छुक ही नहीं हूँ। सुदर्शन रावत ने तो पत्र लिख दिया, अब वो नया कैंडिडेट को ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति में क्या बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे क्या होगा। इसलिए बीजेपी बड़ा आराम से कह रही है कि हम तो देखिए तोड़ के लाए और उसको टिकट दे दिया और हमारा अपना कैंडिडेट हो गया और वो जीतेगा। अभी तो उसकी पत्नी को दोगे या बेटे को दोगे मुझे नहीं पता। बागीडोरा में जो उपचुनाव हो रहा है वहां पे भी तो अभी देना है टिकट। अब किसको देंगे किसको नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती। अब देखिएगा, हाँ, महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि मैं तो 50 साल पहले जब मैं था तो मैं तो था ही आरएसएस का और मैं तो वो होता था। अब उनको पता नहीं कैसे जाग गया अंदर से, कौन सा क्या जागा पता नहीं। सफलता के सब रिश्तेदार साथी बन जाते हैं। आज वो बीजेपी के साथ सफलता देख रहे हैं और इसलिए वो वहां पर अपनी रिश्तेदारी भी ढूंढ रहे हैं। बहरहाल मृदुल पुरोहित जी, सवाल ये है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का इतने दिन पहले नाम का अनाउंसमेंट हो जाना, फिर उनके धन बल की ताकत का होना, फिर उस पर श्याम सुंदर जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन पर जितने आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, उनकी जो छवि है वो इस चुनाव में मतदाता पर कितना असर डाल रही है, उससे मतदान पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए,
मतदान पर कितना फर्क पड़ेगा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की छवि क्या है? दरअसल अधिक बांसवाड़ा डूंगरपुर, जैसा कि तिवारी जी भी पिछले कुछ समय में मैं बांसवाड़ा इनसे मिला भी हूँ, जब मैं समाचार पत्र में था, तो यहाँ ट्रेडिशनल वोटिंग होती है वो कांग्रेस के फेवर में होती रही है। अभी जैसे भीमराज जी कह के गए थे कि कांग्रेस अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाएगी। मैं एक बात थोड़ी सी वो नहीं है, हालांकि स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का नहीं बढ़ेगा, वो उस भारत बाप पार्टी की छत्र छाया में आगे रहेगी। एक तो ये, दूसरा जहां तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय की छवि का सवाल है, मालवीय जी की छवि जैसा कि पिछले कांग्रेस अशोक गहलोत कार्यकाल में जो भी घटनाक्रम हुए उसका असर यहाँ रहा, लेकिन चूंकि वो बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में सर्वे सर्वा रहे कांग्रेस में, और जिला कांग्रेस में भी उनकी तूती बोलती रही, उन्होंने जैसा चाहा वैसा रहा। अर्जुन सिंह बामनिया जरूर उनके विरोध में रहे, लेकिन अब इस चुनाव में उनकी जो छवि और जो उनके प्रति जो वातावरण, नकारात्मक वातावरण जो बना था, उसको अब बीएपी और कांग्रेस मिलकर भुनाएंगी इस चुनाव में, ये संभावनाएं लगती हैं। क्योंकि बीएपी भी ये चाहती है कि पहली बार हम लोकसभा का सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर में हम जीतें, और कांग्रेस भी यही चाहती है कि 2 बार लगातार चूंकि वो हार चुके हैं इस सीट को, तो भाजपा को हैट्रिक नहीं बनाने दे। चाहे बीएपी के आभा मंडल के साथ ही हम रहें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फिर इस सीट को भाजपा से छीने, ऐसे में वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के प्रति जो छवि बनी थी उसका वो लाभ उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, दीपक श्रीमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके बांसवाड़ा से ही। मृदुल जी, अगर वो ठीक से जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम उनसे सवाल करेंगे। वो तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं काफी देर से। तो दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? माइक खोल दो। आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। अच्छा दीपक जी, आप सुन पा रहे हो तो ये बताइए कि बीएपी के यानी भारत आदिवासी पार्टी के पास वोट बैंक कितना प्रतिशत है वहां पर? जी, मैं आपको सीधी सीधी उनकी गणित बता दूं। उनकी गणित ठहरी हुई है 45% जो यूथ वोट है। 45% जो यूथ वोट है उसके अंदर सभी वर्ग के शामिल है, लेकिन वो खाली उसको टोटली अपना मान रहे हैं, जबकि उसमें स्वर्ण भी सम्मिलित है। आप मिशन 73% जो इनका चलता है, आप उसके हिसाब से भी रेशो कर लेंगे तो उनके पास में जो वोट बैंक का परसेंटेज बैठता है वो 25%, ज्यादा से ज्यादा बैठता है तो 25% बैठता है। इससे ज्यादा उनका वोट बैंक हो नहीं सकता है। 25% वोट बैंक अगर बाप का है और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आप कितना मानते हैं? दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रतिशत वोट ले सकते हैं दीपक जी बांसवाड़ा सीट पर? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि 25% जो वोट परसेंटेज इनका बैठ रहा है टोटल, अगर पूरा का पूरा जोर लगा के हम मान लेते हैं तो वो 25% वोट ले जा सकते हैं। 26% वोट लाने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उसमें कोई गणित वो नहीं बैठती, क्योंकि जिस तरीके के अभी इन लोगों के बयान आए थे उससे एक वर्ग विशेष के अंदर ये विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। जो मुद्दे इन्होंने बनाए थे और जो बयान इन्होंने दिए उसको लेके लोग काफी आंदोलित है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। और नई पीढ़ी के आगे पुराने जो लोग हम देखते हैं उन लोगों से जो बातचीत भी होती है, उस बातचीत में स्पष्ट किया हुआ है कि जो जिस तरीके से अभी एक छोटा सा बयान आप ले ले, वो राम को लेके इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद जो साधु संत है, क्योंकि इनकी जो परंपरा है जय गुरु राम राम करने की, आप उसके ऊपर सीधा अटैक कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो पुरानी पीढ़ी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस, मैंने कांग्रेस साथ में जोड़ा, 25% बीएपी है तो कांग्रेस अगर साथ मिलती है तो दोनों कांग्रेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस जुड़ी, लेकिन कांग्रेस अब बची कहाँ है? क्योंकि कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता है वो तो सारे के सारे पार्टी छोड़ चुके हैं, और उसके बाद में जो युवा पीढ़ी भी है वो भी कांग्रेस के साथ कहीं नजर नहीं आ रही अभी आपको।
खास करके अगर हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को अपना खुद का आधार नहीं, क्योंकि उनके जो पदाधिकारी है, जो प्रदेश कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस तक के पदाधिकारी बने हुए थे, उन्होंने भी अपनी भले इसी में सोची है कि हम लोग कांग्रेस छोड़ देंगे। और कांग्रेस उन लोगों ने विधिवत छोड़ी है। मतलब खाली पद से त्याग पत्र देना एक अलग बात होती है, लेकिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो त्याग पत्र देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो करता है कि आक्रोश भरा हुआ है और वो जबरदस्त आक्रोश कांग्रेस के प्रति है। तो ऐसे में दीपक श्रीमाल जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की राहें बांसवाड़ा में आसान है आपके हिसाब से? दीपक जी, आपके लिहाज से बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने ज्यादा मुश्किलें नहीं है? जी, महेंद्रजीत सिंह मालविया के सामने मुश्किल है इसलिए खड़ी नहीं है कि वो जितनी बार मंत्री रहे या प्रधान रहे या जो उन्होंने राजनीतिक जीवन सफर शुरू किया है, खासियत यही रही। अगर मैं हरदेव जोशी की बात करता हूँ, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उनके भी चलने का एक तरीका था। उस तरीके के अंदर ये है कि ये लोग कभी भी पद पे रहते हुए विरोधी लोगों को परेशान करते हुए नजर नहीं आए, तो उसका सीधा सीधा फायदा इनको होना है। तो ये नीति हरदेव जोशी के समय से बनी हुई है कि आप लोग विपक्षी लोगों को परेशान नहीं करें, और यही नीति मालविया ने भी अपनाई, और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में वो एंटर करते हैं और 15 दिन के अंदर टिकट मिलता है और पूरी की पूरी भाजपा उनके साथ में नजर आती है। जितनी सभाएं, मतलब मालविया ने जब प्रत्याशी घोषित हो गए तो उसके बाद से कभी वो रुके नहीं, लगातार चलते गए। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने मुश्किलें खड़ी होना बड़ा नहीं लगता कि कोई मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता उनके सामने आ रहे हैं या उनके खिलाफ है, चाहे हम लोग बात करें ताराचंद बघोरा की या विधायक अर्जुन सिंह बामनिया की, लेकिन उनका वजूद वो नहीं बन पाया। इनको अवसर पार्टी ने दिए थे, लेकिन मालविया के कद के हिसाब से ये लोग बन नहीं पाए, तो इसलिए चुनौतियां उनके सामने नहीं है। और अगर हम लोग विकास की बात करते हैं या जो नजरिया बांसवाड़ा का देखते हैं, तो एक मिशन के रूप में उन्होंने अभी भी दिया है कि जल योजना को लेके एक विशेष प्लानिंग, तो एक प्लानिंग के साथ में चलने वाला आदमी तो ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि उनके सामने आएगी। जी, मृदुल पुरोहित जी, ऐसे में जहां दीपक श्रीमाल जी को जो इस वक्त महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, उनके लिए रेड कारपेट नजर आ रहा है, वहीं पर आप हैं, वहीं पर वो है, दोनों परिस्थितियों को करीब से देख रहे हैं, लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, और इसीलिए हमारा मकसद रहता है कि हम एक क्षेत्र के 2-3 लोगों को जरूर जोड़े उस लोकसभा की जिस लोकसभा से हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो बांसवाड़ा की लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बाप और कांग्रेस गठबंधन करके महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी की हैट्रिक को रोकना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ये आसान भी नहीं है कांग्रेस के लिए। इतना करने के बाद भी, एक तो आपने खुद को एक तरह से स्टेक पर लगा दिया, पार्टी को 5 विधायक होने के बाद भी अपना कैंडिडेट उतारने का अवसर खो दिया, और उसके बाद भी मतलब कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं बना पाएगी। राजकुमार कोई इतने बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने नहीं बन पाएंगे, ये भी मतलब नेताओं के कद का भी एक लोकसभा चुनाव में, एक लोकसभा क्षेत्र में बड़ी भूमिका होती है। तो अगर राजकुमार हो या वैसा ही कोई दूसरा नाम आपस में चर्चा के बाद दोनों तरफ से आता है, ज्यादा संभावना आपको किस नाम की लग रही है मृदुल जी? देखिए, मैं नाम की संभावना, चूंकि आपका सवाल है, लेकिन मैं एक वस्तु स्थिति बताना चाहूंगा कि विधानसभा में जो वोटों परसेंटेज और मत विभाजन जो हुआ, उसमें जो बाप पार्टी ने जो वोट हासिल किए हैं, अब उसकी संख्या जो है वो अप्रत्याशित रही है, और कांग्रेस 5 सीटों पर जीती, 2 सीटों पर बाप पार्टी ने जीत हासिल की और 2 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर भी रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के मूल विधानसभा क्षेत्र जहां से वो जीते थे विधानसभा चुनाव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। कृष्णा कटारा प्रदेश मंत्री प्रत्याशी थी और तीसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में क्योंकि परिस्थितियां वोटों परसेंटेज की दृष्टि से, फिर दूसरा ये कि यूथ जो है, आदिवासी यूथ, वो बाप पार्टी से काफी कुछ जुड़ा है पिछले विधानसभा चुनाव, और उसके पहले से इन्होंने माहौल बनाया है। चुनावी बयानबाजी का असर कितना पड़ता है वो तो मतदाता खुद तय करते हैं, और
लेकिन अगर यूथ किसी बहाव में बह रहा है, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर चली, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय बागीदोरा से 2013 में चुनाव जीते। 4 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन वो मोदी लहर बागीदोरा में नहीं चल पाई। तो अभी जैसे बाप की लहर, अब कह सकते हैं कि बाप के साथ में युवा यूथ जुड़ा हुआ है, और वो जिसके साथ रहेगा, आदिवासी यूथ, वो बढ़त बनाएगा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और बीएपी दोनों अगर गठबंधन कर रही हैं, तो जो कांग्रेस का ओबीसी और जनरल वोटर है, उस पर अभी तक आपने और हमने चर्चा नहीं की थी। मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि वो स्विंग भी होगा भाजपा के पक्ष में, क्योंकि राम मंदिर का जो विषय है वो इस चुनाव में असर डालेगा। लेकिन वो संख्या कम है। दोनों जिलों में ओबीसी और जनरल वोटर्स की संख्या एसटी वोटरों के मुकाबले कम है। लेकिन कांग्रेस का जो जनरल और ओबीसी वोटर्स है, वो इस राम मंदिर के मुद्दे पर और मालवीय जी के भाजपा में आने के बाद जो टर्न होगा, वो भाजपा के लिए जरूर फायदेमंद होगा। तो ऐसे में किसी एक का नाम ले लेना अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है। जी, तो मतलब बीजेपी ने सारी कैलकुलेशन अपने हिसाब से की है। कांग्रेस उस कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए बाप के साथ मिलकर कोशिश कर रही है। उन कोशिशों में कितनी सफलता मिलेगी, इसको लेकर अभी संशय है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, ओबीसी फैक्टर हैं, राम मंदिर फैक्टर हैं, यूथ फैक्टर हैं। राजीव तिवारी जी, बाप का जो जन्म है भारत आदिवासी पार्टी और उनका जो एजेंडा है, और उस इलाके में उन्होंने अपनी जो पकड़ बनाई है, मजबूती अपनी बनाने की कोशिश की है पिछले 2 चुनावों से। इस लोकसभा चुनाव में अगर वो अपना एक कैंडिडेट देश की संसद में भेजने को आमादा होते हैं, या मतलब डिटरमाइन होते हैं, तब उस डिटर्मिनेशन के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने से आपने ये तो कहा कि चुनौती बढ़ेगी, लेकिन चुनौती बढ़ेगी मतलब अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं ये वन साइडेड गेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, वन साइडेड गेम जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। हम जयपुर में बैठकर नहीं बोल सकते इस बात को, क्योंकि वहाँ के यूथ का क्या टेम्परामेंट है, उनका क्या सोचना है, वो क्या देख रहे हैं बाप पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट है राजकुमार रोध को। लेकिन अगर वहाँ के युवाओं ने ये बात ठान ली कि एक आदिवासी हमारा संसद में होना चाहिए, तो फिर गेम चेंज हो सकता है। लेकिन वो संभावनाएं तभी है जब कि कांग्रेस का जो वोटर है, ओबीसी वोटर है या जनरल वोटर है, वो बहुत बड़ी संख्या में टूटकर मालवीय के साथ ना चला जाए। अगर कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको कांग्रेस के नेता, अगर बाप से उनका वो होता है, गठबंधन होता है, अलायंस होता है, और उस कैंडिडेट के प्रति उनको ले जाने में सफल हो जाते हैं कांग्रेस के नेता, तो फिर मुश्किल आएगी मालवीय को। जी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वहाँ के जो आदिवासी हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट जाए, और जो छोटे छोटे पॉकेट्स में वहाँ पे वोटर्स हैं वो आदिवासी, वो एक तरफ बहने वाले हैं। जैसे ही कहते हैं कि साहब जो माइनॉरिटी वोट्स हैं वो तो कांग्रेस में ही जाएंगे। तो उस टाइप से वहाँ पे भी जो आदिवासी वोटर है वो ये सोचता है कि हम भी हमारी पार्टी को मजबूत करें, और हमारा आदमी यदि संसद में होगा तो हमारे लिए बेटर डेवलपमेंट के चांसेस होंगे। क्योंकि मालवीय जी की तो वो विकास यात्रा बहुत सालों से देख रहे हैं। उनको पता है मालवीय जी की क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक वो जाएंगे, क्या करेंगे। वो तो आज से नहीं 10 साल से मंत्री हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वहाँ का यूथ क्या डिसाइड, वो सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर होगा, ये तो तय है। जी, लेकिन उसमें यूथ का जो कांग्रेस के नेताओं की वहाँ पे एकजुटता जो बचे हैं कांग्रेस में, उनकी एकजुटता और प्रदेश नेतृत्व वहाँ पे कितना
मेहनत करता है, वो बड़ा फैक्टर होगा। जी, तो दीपक श्रीमाली जी के पास एक बार वापस चलते हैं। इसका मतलब दीपक जी, इस पूरी बांसवाड़ा की राजनीति को समझने के बाद वहां पर आदिवासी जो हैं वो बहुत हद तक डिसाइडिंग होने के बाद भी आदिवासी इलाके में आदिवासी कैंडिडेट को बीजेपी, कांग्रेस, बाप सब भूल के कि हमें तो एक आदिवासी को वहां पर पहुंचाना है। हालांकि वहां तो कैंडिडेट सारे लगभग वैसे ही हैं, उसमें मतलब आदिवासी इलाके के कैंडिडेट है, सीट भी सुरक्षित है, तो वैसा नहीं है। लेकिन पार्टी के स्टैंड पर कि पार्टी ने जहां, बाप ने जहां तय किया कि आज मतलब इस लोकसभा में हमारा कैंडिडेट ही पहुंचे, तब भी उस पूरे लोकसभा की गणित इक्वेशन उनके पक्ष में नहीं है। दीपक श्रीमाली जी, जी, हम पिछले विधानसभा में भी देखे तो वो सारे नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से ये लोग आए हैं 2 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करेंगे, उसके बाद में जो कांग्रेस के कैंडिडेट जो विजयी हुए हैं, अगर उनका वोट परसेंटेज देखा जाए, आप अंतर कितना रहा, उस अंतर के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं मालवीय का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसका कारण है, अगर भाजपा और मालवीय एक हो गए हैं तो इसके पीछे कारण भाजपा और मालवीय का एक होना, मालवीय अपने आप में शक्ति है, वो शक्ति थी जिसने पूरी कांग्रेस को, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी पार्टी एक दूसरे दल के अंदर सम्मिलित हो गई, तो वो व्यक्ति का अपना प्रभाव है, उस प्रभाव को आप रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज जो है, जब आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब बीटीपी बनी थी तब कहा गया था कि एक आदमी एक बार ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन उस परंपरा को तोड़ने के लिए बाप बना है। तो ये कहीं ना कहीं लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो सत्ता में आ गया वो कुर्सी के ऊपर बैठना चाहता है और उस बैठने की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकता है। तो ये गणित तो सब साफ तस्वीर साफ हो रही है कि आप सीट छोड़ना नहीं चाहते और सीट पे कायम रहने के लिए, क्योंकि आप पहले बीटीपी में आए थे तो ये कहा था कि एक आदमी एक बार ही चुनाव लड़ेगा, सबको अवसर दिया जाएगा, लेकिन उस परंपरा को तोड़ने के लिए फिर बाप बना। अब बाप बना तो उसके बाद में एक आदमी जो खुद विधायक है, वो खुद ही सांसद का अगर चुनाव लड़ रहा है, तो आप किसको अवसर दे रहे हैं? तो जनता इन चीजों को बेहतर तरीके से समझती है और युवा पढ़ा लिखा हो गया तो कहीं ना कहीं अंतर आएगा। और वो अंतर है कि एक तरफ आपके सामने परखा हुआ आदमी है और एक तरफ आपके सामने जो वादे कर रहे हैं, उन वादों से हटने वाले लोग हैं, तो परिणाम तो सामने है। जी, तो श्याम सुंदर शर्मा जी, ऐसे में बांसवाड़ा लोकसभा की पूरी जो गणित समझने के बाद ही, जैसा दीपक श्रीमाली जी बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी को ही अपनी तरफ बीजेपी ने ले लिया, तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि कांग्रेस का विधानसभा में प्रदर्शन, बाप का विधानसभा में प्रदर्शन अगर हमें लोकसभा में रोकना है तो हमें कुछ ऐसा तीर चलाना है जिससे कि मतलब पूरा का पूरा ये कुनबा अपने पास आ जाए कांग्रेस का, और फिर हम और ज्यादा मजबूती से, मतलब आप 2 बार अपना कैंडिडेट जिताने के बाद भी आपको अपना कैंडिडेट पर भी भरोसा नहीं है और आप कांग्रेस के कैंडिडेट को लाकर ही खड़ा कर रहे हैं। तो मतलब ये तो साफ है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं महसूस हो गया था कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए मीना जी, जिस प्रकार की राजनीतिक खेल अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते हैं, वो बहुत सोच समझ के सारी चीजों को करते हैं। वो धरातल को भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारी स्थिति पिछले 5 साल में किस तरह की बनी। क्योंकि आप देखिएगा, जब वहां विधानसभा के चुनाव में जिस तरह की स्थितियां बनी और जो हारे, बीजेपी जिस स्तर पे पहुंच गई, ट्राइबल पार्टी ने भी उनकी स्थिति को खराब किया। तो इसका मतलब ट्राइबल पार्टी ने आपकी जो देखिएगा जिस प्रकार से इनके संघ का काम है वहां पर जो करते हैं, उनके काम को भी दबाने का प्रयास ट्राइबल पार्टी ने किया। ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जो जीत के आए हैं, मैंने पहली बार उनको सुना, बजट में थोड़े बहुत बोलने का मौका मिला। वो बिल्कुल लड़के हैं और तो अपने क्षेत्र के लोगों की चीज को रखते हैं ढंग से। तो इसका मतलब है कि प्रभावशाली लोग हैं वो। इस प्रभाव को देखते हुए बीजेपी घबरा गई कि हम लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाएंगे इंडिविजुअल स्तर पर। और जो उनका सांसद था वो तो बिल्कुल ही खत्म था स्थिति में। और पार्टी का संगठन था क्या, मुझे नहीं पता। शैलेश जी, आपका संगठन की स्थिति कितनी अच्छी होगी जब भी आप कांग्रेस वालों को लाकर के अपने संगठन को मजबूत कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई
वो उनके सारे पदाधिकारी तो बीजेपी के हो गए, जो कांग्रेस के थे कल तक, आज वो सब बीजेपी के हैं। और CWC का सदस्य अगर आपके पास आ जाता है और फिर जिस तरह की स्थिति आप करते हो, देखिएगा आप दे दिया उसको टिकट, अब देखिएगा आप विधायक बागीडोरा से विधायक कौन बनेगा अभी तक तो तय नहीं है, अभी तक उनको भी टिकट देना बाकी है, उपचुनाव होना है, वहां पे अभी होना है। तो ऐसी स्थिति में जी। देखिएगा कि वो, मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी अपने सीटों को बढ़ाने के लिए किस तरह की राजनीति करती है, ये सबके सामने आ गई। ऐसा नहीं कि राजनीति बहुत अच्छी कर रही हो, और कांग्रेस भी देखिएगा वो अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, अपने आप के बचाव करने के लिए अब उस पार्टी के जी। साथ जा रही है, क्योंकि उसके बांसवाड़ा सीट पर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि वो कितने कमजोर हैं, और इसलिए बीजेपी जहां कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता को तोड़ के ले गई, वहीं कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब बाप के साथ समझौता कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी के सहारे कांग्रेस अपनी पार करने की कोशिश बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में करना चाह रही है इंडिया अलायंस के साथ। वहीं बीजेपी कांग्रेस के पूरे नेटवर्क को इस्तेमाल करके और अपने जो पहले से 2 बार के आपके सांसद है, तो निश्चित रूप से आपके संगठन की जो ताकत है वो तो आपके पास काम आएगी ही, प्लस आपके मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना असर डाल पाएगा, और कौन कौन से मुद्दे आने वाले दिनों में नए रंग लेते नजर आएंगे, बांसवाड़ा पर फिर चर्चा करेंगे, तब आप लोगों को कष्ट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है आपको जमीनी हकीकत से परिचित कराएं, आपके लोकसभा क्षेत्र की जानकारी और कुछ ऐसी सूचनाएं आप हमारे साथ साझा करना चाहें जो जनता के हितों से जुड़ी है, तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ 24 के कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।